Hello everyone and welcome to Jobs Adda. Students, as you all know that we have started a series of biology and this is the third video in the series. और जो बच्चे आज हमारी ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, I prefer them कि आप हमारी पिछली वीडियोस भी देखो so that ये सीरीज में ही आपको समझ आएगा. ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था क्या, न्यूट्रिशन में हमने सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट किए थे हमने पढ़ना. तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं. कौन कौन से? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो अभी तक हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही पढ़ रहे थे जिसमें हमने क्या पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. तो अभी तक हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन ही कंप्लीट किया है. दिस सीरीज जो ये वाली वीडियो है इसमें हम बाकी के 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कंप्लीट करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. आज की मैक्रोन्यूट्रिएंट जो सेकंड टाइप है दैट इज प्रोटीन्स. ठीक है, कौन सा टाइप? प्रोटीन्स. आपको मैंने बताया था 3 टाइप्स ऑफ मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. राइट, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमने कर लिए. नाउ दिस इज द सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट. ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट. अब सेकंड टाइप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट इज प्रोटीन्स. ठीक है, क्या है प्रोटीन्स? प्रोटीन्स एक्चुअली में मैक्रोन्यूट्रिएंट का काम क्या था? एनर्जी देना. या किसी भी न्यूट्रिएंट का काम क्या था? एनर्जी देना. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में स्पेसिफिकली जो एनर्जी देने का काम है हमारी बॉडी में, वो काम है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का. किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का. ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो है मेनली सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं. बट जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है दैट इज प्रोटीन्स, इसका काम क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट जो प्रोटीन है इसको हम क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये एनर्जी तो प्रोवाइड खास नहीं करता बट इसका मेन काम क्या है? हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म करना. ठीक है, क्या फॉर्म करना? हमारा स्ट्रक्चर. हमारा जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, हेयर फॉलिकल है या आपके क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ये सब बनाने का जो काम है ये काम किसका है? प्रोटीन्स का है. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी तो रिक्वायर्ड है बट आपकी बॉडी में डेवलपमेंट भी तो करनी है, आपकी बॉडी में बॉडी का स्ट्रक्चर भी तो बनाना है. तो वो काम किसका है? वो काम है प्रोटीन्स का. जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में किया था. कार्बोहाइड्रेट कौन से कंपाउंड है जो किससे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. प्रोटीन्स क्या हैं? वो कंपाउंड्स हैं जो बने हैं किससे? कार्बन से ही, हाइड्रोजन से ही, ऑक्सीजन से ही प्लस नाइट्रोजन से भी. ठीक है, इनके अंदर एक और एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन. और नाइट्रोजन के प्रेजेंस होने की वजह से इनको बोला जाता है नाइट्रोजनस बेसिस और नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस. क्यों? क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है. जैसे अब मैंने आपको बोला कि जो प्रोटीन है ये हमारा क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी. अब जो प्रोटीन्स हैं ये फर्दर एक्चुअल में 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, मतलब 2 टाइप्स के प्रोटीन्स जो हैं हमारी बॉडी में रिक्वायर होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट इज फाइबरस प्रोटीन एंड सेकेंड इज ग्लोबुलर प्रोटीन्स. ठीक है, फाइबरस प्रोटीन. फाइबर्स का मतलब क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. तो जो फाइबरस प्रोटीन्स हैं इनका काम क्या है? इसके अंडर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन आते हैं. कौन से? एक आता है हमारे पास केराटिन, देन कोलेजन एंड थर्ड इज मायोसिन. ठीक है, अब ये जो तीनों प्रोटीन है ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. कैसे? जैसे आप आजकल एडवर्टीजमेंट्स देखते हो, ऐड आती है टीवी में, तो उसमें आप ये नाम सुनते हो, केराटिन शैम्पू या केराटिन प्रोटीन, है ना, ये सब सुनते हो. तो ये क्या है? केराटिन प्रोटीन का नाम है जिसका काम क्या है? हेयर बनाना. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हेयर, मतलब बाल बनाने में, आपके हेयर बनाने में उसमें कौन सा प्रोटीन हेल्प करेगा? केराटिन वो प्रोटीन है जो हेल्प क्या करता है? हेयर की फॉर्मेशन में. ठीक है, अब सेकंड जो टाइप ऑफ प्रोटीन है दैट इज कोलेजन. कोलेजन का काम है आपकी बॉडी में टिश्यूज बनाना.
क्या बनाना, टिश्यूज बनाना। अब टिश्यूज क्या हुए, टिश्यूज होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। पहले क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ या एक किसी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, सेल। सबसे छोटा होता है सेल, फिर बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं, फिर बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर पूरा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब वैसे ही जो वो टिश्यूज हैं, वो टिश्यूज बनाने का काम कौन करता है, कौन से प्रोटीन करते हैं, कोलाजन प्रोटीन करते हैं, राइट। कौन से प्रोटीन करते हैं, कोलाजन। तो केराटिन कौन सा हुआ, जो हेयर बनाएंगे, और कोलाजन कौन सा हुआ, जो टिश्यूज की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन इज मायोसिन। ठीक है, कौन सा, मायोसिन। मायोसिन जो प्रोटीन है इट हेल्प्स किसमें, मसल्स में। ये हेल्प करता है क्या बनाने में, मसल्स बनाने में। ठीक है, जैसे आपको पता ही है, जो बॉयज़ या जो भी लोग जिम जाते हैं वो प्रोटीन शेक्स लेते हैं। क्यों लेते हैं शेक्स, क्योंकि वो मसल्स बनाने के लिए। तो वो जो प्रोटीन लेते हैं, उस प्रोटीन में जो मेन प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, मायोसिन होता है, और मायोसिन के ही सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। तो मायोसिन कौन सा प्रोटीन है जो क्या बनाने में हेल्प कर रहा है, वो बनाने में हेल्प कर रहा है मसल्स। ठीक है, अब देख रहे हो आप, जैसे हेयर, टिश्यूज, मसल्स, ये सब एक्चुअली में है क्या, ये सब हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ही है। तो ये सब जो स्ट्रक्चर्स बनाने में कौन हेल्प करते हैं, प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। इसीलिए इनको बोला गया है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी को बनाने वाले ब्लॉक्स, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फाइब्रस। कौन कौन से, केराटिन, कोलाजन, मायोसिन। केराटिन आपको भूलेगा नहीं क्योंकि आप एड्स भी देखते हो, तो हेयर, कोलाजन इज टिश्यूज, एंड एम फॉर मायोसिन एंड एम फॉर मसल्स। इजी याद रहेगा, केराटिन हेयर, कोलाजन टिश्यूज एंड मायोसिन मसल्स, राइट। चलो, सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन इज ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, ग्लोबुलर का मतलब होता है लंप्स में या इकट्ठी फॉर्मेशन। ठीक है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो हमारा क्या बनाते हैं, क्या बनाने में हेल्प करते हैं, जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, क्या, आरएनए एंड डीएनए। अब डीएनए और आरएनए ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, एन न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड किससे बनते हैं, नाइट्रोजन से बनते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, नाइट्रोजनस बेसिस। क्यों, क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो जेनेटिक मटेरियल है जैसे हमारी बॉडी का डीएनए और आरएनए, इसको भी कौन बनाने में हेल्प करता है, प्रोटीन्स। अब देखो प्रोटीन्स कितना सारा काम कर रहा है, स्ट्रक्चर भी बना रहा है, इंटरनल चीजें भी बना रहा है। तो ये स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसीलिए इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंडर डाला गया है, क्योंकि इसने बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। ठीक है, तो सेकेंड टाइप जो ग्लोबुलर का कौन सा एग्जाम्पल है, दैट इज एंजाइम्स। एंजाइम्स जो हैं आपकी बॉडी में, जो यूजफुल एंजाइम्स होते हैं, जो आपकी बॉडी में वेरी मच एसेंशियल हैं, उनको भी बनाने में कौन हेल्प करता है, प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम को भी हम क्या बोलते हैं, एक ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। अब एंजाइम्स होते क्या है, सबसे पहली बात, एंजाइम होते क्या है, एंजाइम्स आर कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट क्या हुआ, कैटलिस्ट वो होता है या एंजाइम वो होता है जो एक केमिकल रिएक्शन को अच्छे से कंडक्ट करने में हेल्प करता है। क्या होता है, वो चीज़ जो एक केमिकल रिएक्शन को या एक केमिकल प्रोसेस को अच्छे से कंडक्ट करने में हेल्प करता है, प्लस उसमें जैसा प्रोडक्ट बनना चाहिए, जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए, उसको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब जैसे किसी भी रिएक्शन, अगर मैं ऐसे एक रिएक्शन लिखूं A + B, जिसने क्या दिया, A और B। ठीक है, अब इस रिएक्शन में मैंने एक कैटलिस्ट यूज किया, क्या, मैंने एक एंजाइम यूज किया, क्या, C। अब जो एंजाइम या जो कैटलिस्ट होता है, इसका रिजल्ट आपको प्रोडक्ट में कभी नहीं मिलता। ठीक है, जो भी एंजाइम या कैटलिस्ट होता है, इसका जो भी आपको रिजल्ट है वो प्रोडक्ट में नहीं दिखता। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे एंजाइम जो हैं, जो रिक्वायर्ड होते हैं बहुत सारे काम करने के लिए, रिएक्शंस करने के लिए, तो वो उसको बनाने के लिए भी कौन चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल लेती हूँ एंजाइम की।
जैसे आपके माउथ में सलाइवरी एमाइलेज होता है जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है, तो वो किसके लिए हेल्प करता है? डाइजेशन ऑफ फूड इन द माउथ, स्टार्च की डाइजेशन माउथ में भी कर देता है, तो इसीलिए वो क्या है? एंजाइम। तो एंजाइम केमिकल प्रोसेस को अच्छे से कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, एक चीज। नाउ नेक्स्ट इज हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स जो हैं वो भी प्रोटीन से बनते हैं। हार्मोन्स क्या हुए? दीज आर द केमिकल सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यही होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन होते हैं? जिनका डक्ट होता है या नहीं होता है? जिनके डक्ट होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स जो हैं ये कौन होते हैं? ये एक केमिकल सिक्रीशंस हैं जो हेल्प किस में करते हैं? ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में डेवलपमेंट और ग्रोथ करने में, ठीक है। कोई भी आपको पता है हार्मोन के सिक्रीशन की वजह से ही हमारी ग्रोथ होगी या ऑर्गन्स की ग्रोथ होगी या कुछ और चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं ड्यू टू दी क्या? हार्मोन सिक्रीशन। तो ये जो चीज़ें हैं जेनेटिक मटेरियल जिसमें आता है डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये भी क्या कौन से टाइप की प्रोटीन्स हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स की टाइप हैं, ठीक है। तो प्रोटीन जिनको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस और सब्सटेंसेस और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, दीज आर वेरी वेरी एसेंशियल टू क्या? टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड टू फॉर्म द स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर को बनाने में और उसको मेंटेन करने में कौन हेल्प करते हैं? प्रोटीन्स हेल्प करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, राइट। समझ आ गई ये चीज क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट जो सेकंड टाइप ऑफ हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट किया वो कौन सा किया? प्रोटीन्स, जो किससे बने हैं? CHO एंड N से बने हैं। N की प्रेजेंस से इनको नाइट्रोजनस बेसिस बोला जाता है। प्लस प्रोटीन्स को हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी एंड दीज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? फाइबरस एंड ग्लोबुलर। फाइबरस में आते हैं हमारे पास केराटिन, कोलेजन एंड मायोसिन। केराटिन हेयर, कोलेजन टिश्यूज एंड मायोसिन मसल्स। Whereas ग्लोबुलर में कौन से आते हैं? जेनेटिक मटेरियल, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट टाइप ऑफ हमारा मैक्रो प्रोटीन्स है दैट इज फैट्स। फैट्स बोलो या लिपिड्स बोलो, वन एंड द अभी सेम थिंग, ठीक है। क्या? दिस इज अ थर्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट जिसको हम क्या बोलते हैं? फैट्स, या आप इसको क्या बोल सकते हो? लिपिड्स। अब फैट्स क्या हुए, ठीक है, इसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्यों इंक्लूड करते हैं, उसका रीज़न क्या? फैट्स को हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? स्टोर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब ये क्या है? फैट्स है हमारी बॉडी का रिजर्व एनर्जी। मतलब जैसे हमारे घरों में हम स्टोर रखते हैं जहाँ पर हम एक्स्ट्रा घर का राशन पानी या कुछ सामान रखते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर जो करके रखते हैं वो कौन होते हैं? फैट्स होते हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फैट्स बोलते हैं। और क्यों करते हैं एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी ये स्टोर? क्योंकि इनको जब ज़रूरत पड़ने पर, जब हमारी बॉडी में कुछ भी खाने का इंटेक नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा, मगर बॉडी में तो एनर्जी चाहिए कि वो प्रोसेस चलते रहे, तो वो प्रोसेस को चलते रहने देने के लिए उस टाइम पर कौन काम आता है? हमारे पास फैट्स काम आते हैं, ठीक है। एक चीज़, अब ये जो फैट्स हैं ये स्टोर कहाँ होते हैं? ये स्टोर होते हैं एडिपोज टिश्यूज़ में। जो फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यूज़। और एडिपोज टिश्यूज़ होते कहाँ है? जस्ट बीनीथ योर स्किन। जस्ट स्किन के नीचे जो होते हैं वो कौन से टिश्यूज़ होते हैं? एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं। देखो एक चीज़ मैं बताऊंगी, यहाँ पर हमारी बॉडी में टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं मेनली। एक होते हैं जो फैट स्टोरिंग जिनको हम एडिपोज बोलते हैं, और वो टिश्यूज़ जिनमें फैट्स नहीं होता, जो फैट्स नहीं होते हैं वो वाले कौन से होते हैं? एरियोलर टिश्यूज़, ठीक है। एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या कि हमारी बॉडी में दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, एक एडिपोज जिसमें क्या होते हैं? फैट्स होते हैं, और जिनमें फैट्स नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं एरियोलर टिश्यूज़, ठीक है। अब फैट्स क्या काम है? पहले तो स्टोर सोर्स ऑफ एनर्जी है, और दूसरा इनको क्या ये कहाँ स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यूज़ में। और एडिपोज टिश्यूज़ कहाँ होते हैं? बीनीथ द स्किन। जस्ट स्किन के नीचे जो प्रेजेंट होते हैं वो कौन होते हैं? एडिपोज टिश्यूज़। अब एडिपोज टिश्यूज़ भी, इनकी भी कुछ जगह, हमारी पूरी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज़ नहीं होते हैं। एडिपोज टिश्यूज के कुछ पर्टिकुलर जगहें हैं जहां पर ये स्पेसिफिकली प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका बिलो द चिन, ये हो सकता है एब्डोमिनल रीजन, थाई रीजन, या बिलो दिस मसल या आर्म्स। ये सब रीजन्स क्या हैं जहां पर एडिपोज टिश्यू सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब फैट्स का काम क्या है? अगर ये स्टोर ही करना है तो
फिर क्यों चाहिए हमें, है ना। अब जैसे फैट्स को कम करने के लिए हम एक्सरसाइजेस करते हैं, जिम जाते हैं कि हम थोड़े पतले हो जाएं या कुछ, तो ऐसा क्यों। एक्चुअली में फैट्स के 2 और मेन बड़े काम हैं। क्या काम है, एक इसका काम है कि ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है, और दूसरा इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू द बॉडी। कैसे रेजिस्टेंस टू द बॉडी, देखो जो भी थोड़ा सा मोटा सा इंसान होगा या जिसकी भी बॉडी में थोड़ा सा फैट ज़्यादा होंगे, उसको अगर आप हल्का सा भी किसी को मारोगे, जैसे आपका कोई फ्रेंड होगा जो थोड़ा सा हेल्दी होगा या जिसमें थोड़े से फैट ज़्यादा होंगे, आप उसको थोड़ा सा हल्का सा पुश करोगे या उसको मारोगे तो उसको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा, उसको इतना लगेगा नहीं। वेयर एज अगर वही फ्रेंड आपको, जो आप थोड़े से उससे कम फैट वाले हो, आप थोड़े से कमज़ोर हो, जब वो आपको मारेगा तो क्या होगा, आपको ज़्यादा लगेगी, है ना, आपको ज़्यादा फील होगा। वो क्योंकि उसकी बॉडी में फैट्स जो थे वो ज़्यादा थे। अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट करना, रोकना। तो एक्चुअली में हमारी बॉडी में जब फैट्स बनाए गए तो उनके बनाने के पीछे इनका रीज़न था। क्या रीज़न था, अब देखो हमारी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है। सबसे पहले अंदर क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, फिर उसके ऊपर क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, फिर क्या होता है, मसल सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड देन स्किन। यही होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हमारी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये बनी क्यों है, ये हमारी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये इसलिए बनी है कि सो दैट जो सेंसिटिव चीज़ें हैं हमारी बॉडी में, जैसे ऑर्गन्स, उनको हम सेफ रख सकें। क्योंकि हम ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं, हम चलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, गिरेंगे, लगेगी हमें, तो वो जब हमें लगती है, जब हम गिरते हैं या कुछ होता है, तो वो डायरेक्टली इफेक्ट किसको ना करे, हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं उनको इफेक्ट ना करें। तो वो ऑर्गन्स को सेफ्टी या हमारी बॉडी के और इंटरनल बोन्स वगैरह को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कौन करता है, फैट्स करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो फैट्स है वो जस्ट स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू द बॉडी, एक चीज। दूसरा क्या है, दे मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपके बॉडी में कितना फैट्स है वो उसके अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। अब जैसे जो थोड़े से हेल्दी लोग होते हैं, जिनमें थोड़ा सा फैट्स ज़्यादा होते हैं, वो लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू ठंड। ऐसे ही होता है, जो लोग थोड़े से हेल्दी होते हैं, जिनमें फैट ज़्यादा होता है, उनको सर्दी नहीं लगती जितनी उनको ज़्यादा गर्मी लगती है। वेयर एज वो इंसान जिसके अंदर फैट्स कम होते हैं, उसको सर्दी ज़्यादा लगती है और गर्मी नहीं लगती ज़्यादा। वो क्योंकि जिसकी बॉडी में फैट ज़्यादा होते हैं वो बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो जो उनको जो है वो गर्मी ज़्यादा लगती है। एक चीज़, अब होता क्या, बॉडी टेम्परेचर तो मेंटेन कर लिया, रेजिस्टेंस भी कर लिया, सोर्स ऑफ एनर्जी भी कर लिया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिर क्या करें, फैट्स रखें या नहीं करें, पतले हो या नहीं हो, या मोटे ही ठीक है हम। तो इसका आंसर ये है कि फैट्स जो हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बॉडी। फैट्स आपकी बॉडी में होने बड़े ज़रूरी है, बट इन अ लिमिटेड अमाउंट, ठीक है। जितनी आपकी बॉडी में होने चाहिए, जितनी आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड अमाउंट है, उतनी ही अमाउंट में आपकी बॉडी में जो फैट्स हैं वो होने चाहिए, मगर होने चाहिए ना इससे ज़्यादा ना उस रिक्वायरमेंट से कम, ठीक है। ज़्यादा नुकसान, कम तो भी नुकसान, ठीक है। तो जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है उतने अमाउंट में जो है फैट्स आपकी बॉडी में होने चाहिए। अब देखो, स्टोर सोर्स ऑफ एनर्जी इनको क्यों बोला गया, अब इनकी बारी कब आई। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बताया था कि ग्लूकोज जब एक्स्ट्रा होता है तो वो तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, तो जब हम खाना नहीं खाते तो फिर तो ग्लाइकोजन की उसको हम ब्रेक करके एनर्जी लेते हैं। अब होता क्या है, देखो जब क्या होता है, जब आप खाना खाते हो, तो जब आप खाना खाते हो डाइजेशन थोड़ा सा जल्दी सा प्रोसेस होता है, तो उसको नहीं, डाइजेशन वाले प्रोसेस को नहीं पता कि आपकी बॉडी में कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है। तो क्या होता है, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बना देता है, मतलब खाने को ब्रेक करके वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बना देता है। अब बॉडी को जितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ज़रूरत होगी वो उतने ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लेगी। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बच जाते हैं वो बनते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है, वो क्या बनते हैं, ग्लाइकोजन। और जो बाकी का खाना जो अभी तक डाइजेस्ट ही नहीं हुआ या जो अभी तक ग्लूकोज की फॉर्म तक ही नहीं आया, वो खाना क्या बनता है, फैट्स बनते हैं। समझ आया क्या बोल रही हूँ मैं। जैसे सपोज करो 100% खाना है, ठीक है, ये 100 खाना है, 100 में से आपकी बॉडी ने 60 जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बना दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्लूकोज
60 जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना दिए, मगर आपकी बॉडी में कितने रिक्वायर्ड थे? 50। ठीक है, कितने रिक्वायर्ड थे? 50। 100 में से 60 ग्लूकोज बन गए, मगर ग्लूकोज यूज कितने हुए? 50। तो जो इसमें से जो ये 10 बचे, ये जो 10 बने ये क्या बनेंगे? ग्लाइकोजन। ये क्या बनेंगे? ग्लाइकोजन। बट इसमें से जो 40% या जो 40 जो खाना है, 40% जो खाना है जो अभी तक ग्लूकोज ही नहीं बना, वो क्या बनेगा? वो बनेगा फैट्स। या वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? वो फैट्स की फॉर्म में स्टोर होगा। अब समझ आया ये चीज कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है वो बनता है ग्लाइकोजन, बट जो खाना अभी तक ग्लूकोज ही नहीं बना वो खाना क्या बनता है? फैट्स बनता है। क्लियर ये चीज? अब देखो, अब जब आपकी बॉडी में आप खाने का इंटेक नहीं कर रहे हो तो फिर क्या होता है? पहले क्या होता है आपकी बॉडी में? जब आप खाना नहीं खा रहे होते हो तो फर्स्ट जो एनर्जी का सोर्स होता है वो होता है क्या? ग्लाइकोजन। ठीक है, सबसे पहले आपकी बॉडी ग्लाइकोजन को ब्रेक करती है। ठीक है, क्यों? ग्लाइकोजन जो होता है वो कभी भी इतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं होता, वो कम ही अमाउंट में होता है। तो सबसे पहले आपकी बॉडी क्या करती है? ग्लाइकोजन को ब्रेक करके एनर्जी लेगी ग्लूकोज में। फिर जब ग्लाइकोजन भी पूरे खत्म हो गए और आपने अभी तक कोई इंटेक नहीं किया, फिर बारी किसकी आती है? फैट्स की, जिसको तभी आप बोलते हो स्टोर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। समझ आया ये चीज? अब ऐसे आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए आपको कि 100 में से 60% ग्लूकोज बना, मगर उसमें से सिर्फ 50% ही रिक्वायरमेंट थी। तो जो 10% था उसका क्या बन गया? ग्लाइकोजन। अब जो बाकी का 40% खाना था जो अभी तक ग्लूकोज तक भी नहीं पहुंचा, वो किस फॉर्म में स्टोर हुआ? फैट्स की फॉर्म में स्टोर हुआ। क्लियर अब ये चीज? अब जब आपकी बॉडी में खाने का इंटेक नहीं हो रहा है, एनर्जी इंटेक कोई नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले क्या ब्रेक होता है? ग्लाइकोजन ब्रेक होता है। उसके बाद बारी आती है किसकी? फैट्स की। समझ आई ये चीज मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, आई होप ये आपको ऐसे इजी करके मैंने समझाया, इससे आपको ये समझ आ गई होगी। राइट, चलो अब हम नेक्स्ट ये था फैट्स। अब फैट्स की टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ फैट्स होते हैं? फैट्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक आते हैं हमारे पास सैचुरेटेड फैट्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। जिसको हम बोलते हैं, सैचुरेटेड को हम बोलते हैं एनिमल फैट और अनसैचुरेटेड को हम बोलते हैं वेजिटेटिव फैट। अब एनिमल फैट और वेजिटेटिव फैट क्यों बोलते हैं? एनिमल फैट हम सैचुरेटेड को इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फैट्स हैं, जो ये भी कोई भी फॉर्म ऑफ फैट है, ये हमें कहाँ से मिलती है? एनिमल प्रोडक्ट से मिलती है। अब एनिमल प्रोडक्ट क्या हुए? जैसे मिल्क, ये मीट, एग्स, फिश, ये सब जो क्या है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या है? आपके अनसैचुरेटेड फैट है जो हमें एनिमल से मिल रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट से मिल रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, सैचुरेटेड फैट जिसको आप क्या बोलते हो? एनिमल फैट्स। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल प्रोडक्ट से या एनिमल से मिलते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि these exist mostly in solid forms, है ना? एनिमल प्रोडक्ट्स हमें ये सॉलिड फॉर्म में ही मोस्टली मिल रहा है, तो मोस्टली क्योंकि मिल्क तो लिक्विड है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि these exist mostly in solid form। जो सॉलिड फॉर्म में हमें जो एनिमल प्रोडक्ट मिल रहा है वो कौन सा फैट है? सैचुरेटेड फैट है। ठीक है, सेकेंड टाइप इज द अनसैचुरेटेड फैट, जिसको आप बोलते हो वेजिटेटिव फैट या वेजिटेबल फैट। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट, वेजिटेटिव फैट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमें वेजिटेबल या प्लांट सोर्स से मिलता है। ठीक है, प्लांट सोर्स से मिलता है। ये क्या बोल रही हूँ मैं? इट एग्जिस्ट इन मोस्टली लिक्विड फॉर्म्स। ठीक है, कौन सी फॉर्म? लिक्विड फॉर्म। इसमें आते हैं सारे के सारे आपके ऑयल्स। कौन से ऑयल्स? एडिबल ऑयल्स, जो आप खाते हो, खाने वाले ऑयल्स। ठीक है, सर पे लगाने वाले ऑयल्स नहीं, खाने वाले ऑयल्स, एडिबल ऑयल्स, जो भी हम खाने में यूज करते हैं ऑयल्स, वो सारे कौन सी फॉर्म ऑफ फैट्स हैं? अनसैचुरेटेड फॉर्म ऑफ फैट्स हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फैट। अब बात आती है सैचुरेटेड की और अनसैचुरेटेड की, कि क्यों इसको सैचुरेटेड बोला जाता है और क्यों इसको अनसैचुरेटेड बोला जाता है। देखो, एज यू ऑल नो कि जो ऑयल्स होते हैं, ऑयल जो हैं पानी में डिजोल्व होते हैं? नहीं। क्यों नहीं होते डिजोल्व? क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये जो ऑयल्स हैं ये हमारी बॉडी पे डिजोल्व नहीं होते, और ये जो है इनको ब्रेक करने में या इनको तोड़ के एनर्जी लेने में हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है,
अब होता क्या है, देखो सबसे पहले आपकी बॉडी में जब आपने खाना नहीं खाया तो ग्लाइकोजन यूज हुआ, ग्लाइकोजन के बाद फिर क्या यूज होता है, फैट्स। तो फैट्स में भी सबसे पहले बारी आती है किसकी, सैचुरेटेड फैट्स की। ठीक है, किसकी बारी आएगी, सबसे पहले हम सैचुरेटेड फैट्स, क्यों, क्योंकि ये इजीली डिसॉल्व होकर हम इसको ब्रेक डाउन बॉडी कर सकती है। बट जो ये ऑयल्स हैं, अनसैचुरेटेड जो फॉर्म के फैट्स हैं, इनको डिसॉल्व करना या ब्रेक करना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो इसीलिए इनकी बारी क्या होती है, सबसे ज़्यादा लास्ट में नंबर आता है। तो यही रीज़न है कि लोग बोलते हैं कि ऑयल्स कम खाओ, ये वाला ऑयल खाओ, वो वाला ऑयल खाओ। क्यों, क्योंकि ऑयल हमारी बॉडी में ज़्यादा जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता और यूज़ भी बड़े कम होते हैं। जब फैट्स की यूज़ होने की बारी आती है तो उसमें भी अनसैचुरेटेड का जो नंबर है वो सबसे लास्ट में आता है। अब ये चीज़ क्लियर हुई, क्या हुआ, जब आप खाना नहीं खा रहे हो तो सबसे पहले ग्लाइकोजन यूज़ होगा, जब ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगा तो फिर क्या यूज़ होगा, आपके फैट्स यूज़ होंगे। और फैट्स में भी सबसे पहले कौन यूज़ होंगे, सैचुरेटेड फैट्स यूज़ होंगे, और बाद में नंबर किसका आएगा, अनसैचुरेटेड फैट्स का आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन या एक मैं आपको बात और बताना चाहूँगी, क्या कि जैसे अब बोला जाता है कि ये वाला ऑयल खाओ, वो वाला ऑयल खाओ, तो वो अच्छा है बॉडी के लिए, वो अच्छा। एक्चुअली में ऑयल कोई भी अच्छा नहीं है। ठीक है, ईच एंड एवरी ऑयल इज़ हार्मफुल फॉर योर बॉडी। एडिबल ऑयल की मैं बात कर रही हूँ, आप कोई भी टाइप का ऑयल ले लो वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल ही है। क्यों, क्योंकि है तो वो अनसैचुरेटेड ही ना, ऑयल ही है। तो वो कोई भी टाइप का ऑयल लो वो आपकी बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज इन द अमाउंट, कि कितना अमाउंट आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे हम रेगुलर बेसिस पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, हम उसको 1 या 2 या 2.5 स्पून यूज़ करते हैं एक टाइम की सब्जी बनाने के लिए। वेयर एज अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हो या कोई और टाइप का ऑयल यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपका 2-3 ड्रॉप से ही काम चल जाता है। तो डिफरेंस किस में है, डिफरेंस है अमाउंट में। ठीक है, तो ऑयल आप कोई भी खाओ, ईच एंड एवरी ऑयल क्या है, इज हार्मफुल फॉर यू, फॉर योर बॉडी। बट डिफरेंस किस में है, द अमाउंट यू यूज, कितना आप अमाउंट उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो क्या 2 टाइप्स ऑफ फैट्स हैं, कौन कौन से, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आ गया एनिमल प्रोडक्ट्स और अनसैचुरेटेड में आ गया ऑल योर ऑयल्स। अब ऑयल्स के नाम बताऊं कौन कौन से, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारे जो ऑयल्स हैं ये सारे किस में आते हैं, आपके अनसैचुरेटेड फैट्स में आते हैं। क्लियर, ये था हमारे पास क्या, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने किए, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स किया, प्रोटीन्स किया और फैट्स किया। ठीक है, तो अब इसके साथ हम मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा आज क्या, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या थे, जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड हैं और वो ज़्यादा एनर्जी देंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हुए फिर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हुए जो हमारी बॉडी में वेरी लिटिल अमाउंट में या वेरी रेयर अमाउंट में चाहिए, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी मेनली जो इनका काम होता है वो एनर्जी देना नहीं होता, इनका काम होता है और छोटे छोटे काम करना। अब देखो कैसे, अभी आपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ा, उसमें भी आपने देखा कि जो मेन एनर्जी देने का काम था वो काम किसका था, कार्बोहाइड्रेट्स का काम था। ठीक है, अब जो कार्बोहाइड्रेट्स ने एनर्जी हमारी बॉडी में दी, ठीक है, अब वो एनर्जी को एक एक सेल तक पहुंचाना है, वो एनर्जी को लेके उसमें से सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना है। तो वो जो छोटे छोटे काम हैं वो काम कौन करता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करते हैं। कौन करता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करते हैं। ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, विटामिन्स। अब जो ये विटामिन्स वाला पोर्शन है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 100% क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इसको आपको सिर्फ याद ही करना है। ठीक है, इसको आपको सिर्फ याद ही करना है। चलो स्टार्ट करते हैं विटामिन्स। अब विटामिन्स क्या है, जैसे मैंने बोला दीज डोंट प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी तो नहीं प्रोवाइड करते बट आर एसेंशियल फॉर रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमंस। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमंस, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मैंने आपको शायद 3 टाइप्स ऑफ चीज़ें बताई होंगी, कुछ नहीं बताई। चलो मैं यहाँ एक चीज़ बताती हूँ आपको आज। क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेस होते हैं। ठीक है, एक होता है एनाबॉलिक, एक होता है कैटाबॉलिक
एक होता है हमारे पास मेटाबॉलिक, ठीक है, क्या, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक और मेटाबॉलिक, ठीक है। ये 3 टाइप ऑफ प्रोसेस होते हैं। अब एनाबॉलिक में क्या होता है, एनाबॉलिक में क्या होता है, जब 2 रिएक्टेंट या 2 चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बनाते हैं, ठीक है। एनाबॉलिक प्रोसेस में हमेशा जो प्रोडक्ट में क्या बनता है, एक नई चीज़ बनती है जो डिफरेंट होती है किससे, रिएक्टेंट से, ठीक है। जो 2 चीज़ें मिलकर एक नया चीज़ बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है तोड़ना। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, एक चीज़ को हम तोड़ के 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म, राइट। अब मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, फिर मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक ही कंपाउंड को, ठीक है, एक ही कंपाउंड को ब्रेक करके उसमें से उसके 2 हिस्से करना, प्लस उसके साथ क्या निकालना, एनर्जी, उसमें से एनर्जी लेना, ठीक है। क्या हुआ, एनाबॉलिक में नई चीज़ बनी, कैटाबॉलिक में उसी चीज़ को तोड़ के 2 हिस्से किए, और मेटाबॉलिज्म में क्या हुआ, तोड़ के 2 हिस्से करना प्लस उसमें से एनर्जी लेना। आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों प्रोसेस मेटाबॉलिक में ही आते हैं। तो क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म कौन सा प्रोसेस हुआ, आपके बॉडी में जब आप खाना खाते हो उसको ब्रेक करके तो हमारी बॉडी एनर्जी लेती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, राइट। तो मेटाबॉलिज्म क्या प्रोसेस हुआ, वो प्रोसेस क्या जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट को ब्रेक करके उसमें से क्या लेते हो, एनर्जी लेते हो, और उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब ये जो काम है, जो मेटाबॉलिज्म का काम है, ये काम किसका है, ये काम है विटामिन्स का। तो विटामिन्स फिर इंपॉर्टेंट हुए कि नहीं हुए, आप खाना तो खा रहे हो बट उस खाने को अच्छे से ब्रेक डाउन करना, उस खाने में से अच्छे से एक एक करके जो भी न्यूट्रिएंट है उसको लेना, एब्जॉर्ब करना, वो काम किसका है, विटामिन्स का है। तो अगर विटामिन्स नहीं होंगे तो फिर ये सारे काम नहीं होंगे, और फिर जितना भी आप अच्छे से खाना खाओ उसका फिर कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो विटामिन्स का एक काम क्या हो गया, डोंट प्रोवाइड एनर्जी बट आर एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमंस, ठीक है। अब विटामिन्स जो है इसका सोर्स क्या है, ये हमें नेचुरली अवेलेबल होते हैं फूड स्टफ्स में। मतलब कोई भी हम खाना खाते हैं, पहली बात तो एक चीज़ ये आप क्लियर करो कि कोई भी आप खाना खाते हो वो कभी भी आप सिंगल सोर्स से नहीं खाते हो कि मैं खाली कार्बोहाइड्रेट ही खा रहा हूँ या मैं खाली प्रोटीन खा रहा हूँ, फैट नहीं। आप जो भी खाना खाते हो वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ खाना होता है, और उसमें हर टाइप की चीज़ होती है, उसमें मैक्रो भी होगा, माइक्रो भी होगा, मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं और बाकी सब चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो विटामिन्स है वो हमें कहाँ से मिलता है, नेचुरली फूड स्टफ से ही मिल जाता है। एक चीज़, अब विटामिन जो है वो फर्दर 2 टाइप्स के हैं, ठीक है। कौन कौन से, फैट सॉल्युबल्स एंड वाटर सॉल्युबल, ठीक है। कौन कौन से, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। अब ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि ये जो विटामिन है ये स्टोर होते हैं कहाँ, फैट स्टोरिंग टिश्यूज एंड, सॉरी ये लिवर लिखना था मुझे, फैट स्टोरिंग टिश्यूज एंड लिवर, ये लिवर है, ठीक है। फैट स्टोरिंग टिश्यू, अब फैट स्टोरिंग टिश्यू कौन है, अभी आपने लिखा कौन से टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज। तो ये जो विटामिन्स हैं ये कौन से विटामिन्स हैं, जो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, कहाँ स्टोर होते हैं, फैट स्टोरिंग टिश्यूज में, और कहाँ पर, लिवर में, राइट। तो ये चीज़, अब इनको फैट सॉल्युबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होते हैं। एक चीज़, दूसरा, दीज कैन स्टे इन द बॉडी फॉर डेज एंड मंथ्स। कहने का मतलब ये जो बॉडी में ये जो विटामिन्स हैं ये हमारी बॉडी में काफ़ी देर तक रहते हैं, इसीलिए जो ये वाले विटामिन्स होते हैं इनको हम फ्रीक्वेंटली नहीं खाते, ठीक है। क्यों नहीं खाते, क्योंकि अगर हम एक बार इनका कोर्स कर लेते हैं, एक बार इनको खा लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में रहते हैं, स्टोर रहते हैं कुछ दिनों के लिए और कुछ मंथ्स तक। वेयर एज जब आप वाटर सॉल्युबल विटामिन्स खाते हो, ठीक है, वाटर सॉल्युबल जब आप विटामिन्स लेते हो वो आपकी बॉडी में डू नॉट स्टे इन द बॉडी, ये आपकी बॉडी में स्टोर नहीं रहते, और ये कैसे हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं वाया यूरिन, ठीक है। अब इसमें आते कौन कौन से हैं, अब इसमें आते हैं हमारे पास विटामिन ए, डी, ई एंड के, ठीक है। कौन से, ए, डी, ई एंड के। वाटर सॉल्युबल में आते हैं आपके विटामिन बी एंड विटामिन सी, 2 टाइप्स,
ठीक है। अब वाटर सॉल्युबल का काम क्या है, ये स्टोर नहीं होते, ये क्या होता है इंस्टेंटली, जैसे हम इनको लेते हैं इंस्टेंटली हम अपने बॉडी में जाते हैं, फंक्शन करते हैं और उसी टाइम पर ही एक्सक्रीट ही साथ में हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको पता होगा आप विटामिन सी का भी सोर्स जो है वो डेली लेते हो या फ्रीक्वेंटली लेते हो, प्लस जो विटामिन बी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसको आप बिकासोल के टाइप में भी खाते हो या बी कॉम्प्लेक्स भी हम बोलते हैं कैप्सूल, उसको भी हम फ्रीक्वेंटली लेते हैं। वेयर एज आपने ये तो नहीं बोला हम ए डी ई के खा रहे हैं, ये वाला कोई विटामिन डेली खा रहे हो, नहीं। क्यों? क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल हैं ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं एंड दीज क्या एक्सक्रीटेड वाया यूरिन, ठीक है। इंस्टेंटली बॉडी में गए, फंक्शन किया और चले गए। और वेयर एज जो फैट सॉल्युबल हैं वो कुछ दिन तक हमारी बॉडी में रिटेन रहते हैं। क्लियर? अब ये जो टाइप ऑफ विटामिन्स हैं इनको हम अच्छे से डिटेल में करेंगे एक एक विटामिन को नेक्स्ट वीडियो में। अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में। Now you can crack any government exam with the help of India's top faculties. So join Jobs Adda. Admission open.